हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिना नसीम और चलिए आइए डिस्कस करते हैं हाइड्रोलिक मशीन की डीपीपी नंबर 2। होपफुली जो आपको लास्ट डीपीपी मिली होगी उसको आपने बेहतर तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ पर इस वीडियो में आने से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार खुद से डीपीपी को जरूर ट्राई करिए, उसके बाद इस वीडियो सॉल्यूशन पर आप आओ। ठीक है, तो बात करते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको। इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन, मतलब फुल टरबाइन, एक कंबाइंड चैप्टर का ये डीपीपी थी। अगर आप ये डीपीपी लगा पा रहे हो इट मींस आपका टरबाइन वाला जो पोर्शन है बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुका है। अब इसमें पूछा क्या गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टरबाइन इज मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि एक अमेरिकन इंजीनियर थे, उन्होंने पहले क्या बनाया था, फ्रांसिस टरबाइन बनाई थी। फ्रांसिस टरबाइन, जब उन्होंने फ्रांसिस टरबाइन बनाई तो ये फ्रांसिस टरबाइन रेडियल फ्लो टरबाइन थी ना, मिक्स्ड फ्लो नहीं थी। दिस इज द रेडियल फ्लो, रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। उसके बाद आगे जाके इन्होंने इसी टरबाइन को बेटा क्या करा, इसी टरबाइन को जाके मॉडिफाई करा। जब मॉडिफाई करा तो इन्होंने नाम रखा मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है बेटा, और फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, इसी मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन को बोला कि ये क्या है, मिक्स्ड फ्लो है। क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन क्या था, इसमें मॉडिफिकेशन यही था कि फ्लो जो है वो रेडियली इन होगा और एक्सियली आउट होगा, तभी तो उसको मिक्स्ड फ्लो बोला ना। इसमें क्या था, रेडियल इन और आउट था। अगर आप पेल्टन टरबाइन की बात करोगे टेंजेंशियल इन था। ठीक है ना, मिक्स्ड फ्लो में बेटा क्या था, मिक्स्ड फ्लो टरबाइन में रेडियल इन था और एक्सियली ये आउट हो रहा था, तो इसी को ही हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। तो ऑप्शन देख सकते हैं, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन का ऑप्शन भी दिया हुआ था, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इफ द एंथैल्पी ड्रॉप इन रोटर, ठीक है भाई, जो एंथैल्पी ड्रॉप रोटर में हो रहा है वो कितना दे रहा है बेटा, रोटर में दे रहा है 1। ठीक है, एंड द कंबाइन एंथैल्पी ड्रॉप इन स्टेटर एंड रोटर। ठीक है, मतलब कंबाइन एंथैल्पी ड्रॉप की अगर हम बात करें, स्टेटर प्लस एंथैल्पी ड्रॉप इन रोटर, इन दोनों का अगर हम कंबाइन देखते हैं बेटा तो हमको वैल्यू कितनी दे रहा है, 2 दे रहा है। ठीक है, और आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है डिग्री ऑफ रिएक्शन बताओ। तो जब हमने डिग्री ऑफ रिएक्शन की बात करी थी, डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिखा था, तो क्या लिखा था, एंथैल्पी ड्रॉप इन रोटर, यही तो लिखा था, एंथैल्पी ड्रॉप इन रोटर। मैंने आपको बोला भी था कि कई बार जो है एंथैल्पी ड्रॉप के टर्म में आपको पूछ लेता है, किसके बारे में, डिग्री ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो मैंने आपको क्या लिख के दिया था बेटा, एंथैल्पी ड्रॉप इन रोटर लिख के दिया था। इसके बाद इसके नीचे क्या आता था, एंथैल्पी ड्रॉप इन रोटर प्लस स्टेटर ना, एंथैल्पी ड्रॉप इन रोटर प्लस स्टेटर, एंथैल्पी ड्रॉप इन रोटर प्लस स्टेटर। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यूज आपको यहां पर गिवन है बेटा। रोटर में जो एंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है 1 है, रोटर प्लस स्टेटर दोनों को मिला दोगे तो 2 हो जाएगा, 0.5 आएगा। और अगर आपसे परसेंटेज में पूछ लेता है तो 50% आप आंसर दे सकते हो। ठीक है ना, तो यहां पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द पेल्टन व्हील। तो हमने जब पेल्टन व्हील की बात करी थी तब मैंने आपको बताया था, चाहे आप पेल्टन व्हील बोलो, चाहे आप पेल्टन व्हील बोलो, चाहे आप पेल्टन टरबाइन बोल सकते हो। पहले तो यहां पर ये कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। इसके बाद हमने यहां पर क्या क्या पढ़ा था, मेन पार्ट्स की अगर हम बात करें, हमने केसिंग को देखा था। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, नोजल को देखा था, नोजल विद स्पीयर अरेंजमेंट, एक स्पीयर भी लगा हुआ था। ठीक है ना, स्पीयर अरेंजमेंट के साथ फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट भी इसको बोल सकते हैं। स्पीयर अरेंजमेंट को आप थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखोगे तो फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, एक तो ये हमारे पास था। इसी के अलावा अगर हम बात करें फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट, इसके बाद बेटा हमारे पास क्या था, ब्रेकिंग जेट था। ठीक है ना, ब्रेकिंग जेट था, जो हमारी जो रनर उसके ऊपर लगा हुआ है, जब वो रोटेट कर रहा है उसको अगर आप रोकना चाहते हो तो ब्रेकिंग जेट की हेल्प से आप रोक सकते हो। इसमें पेनस्टॉक भी था,
पेनस्टॉक भी था, इसमें रनर भी था। अगर मैं रनर की बात करूं, रनर विद बकेट्स, ठीक है ना, रनर के ऊपर क्या लगा हुआ था, बकेट्स लगा था, रनर विद बकेट्स था। तो ये सारे के सारे पार्ट्स थे, बट ड्राफ्ट ट्यूब नहीं थी। क्यों? क्योंकि ड्राफ्ट ट्यूब का काम तो तब आता है ना जब वहां पर कैविटेशन के चांसेस हो। मैंने आपको बताया था कि जो पेल्टन व्हील है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वर्क करती है। इनलेट पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी। अगर कोई प्रेशर का वेरिएशन नहीं है, पूरा का पूरा परफॉर्मेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर चल रहा है, तो कोई भी कैविटेशन के चांसेस होंगे नहीं, तो कोई ड्राफ्ट ट्यूब की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये एक टर्म ऐसा है, ये एक पार्ट कंपोनेंट हम कह सकते हैं ऐसा है जो पेल्टन टरबाइन में प्रेजेंट नहीं होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? रिएक्शन टरबाइंस में। ये किसका पार्ट है? ये रिएक्शन टरबाइन का पार्ट है, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बस थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अगर आपने क्लासेस में ध्यान से मुझे सुना होगा तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अ पेल्टन व्हील हैविंग व्हील डायामीटर एंड जेट डायामीटर, फाइंड आउट द जेट रेशियो। तो पहले मैं व्हील का डायामीटर लिख देती हूं, 1.5 दे रहा है। जेट का डायमीटर कितना दे रहा है? 0.15 मीटर एंड मीटर, ठीक है। फिर हमने यहां पर डिस्कस करा था जेट रेशियो के बारे में। जेट रेशियो को बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेट रेशियो को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है जेट रेशियो का? व्हील डायामीटर डिवाइडेड बाय द जेट डायामीटर। अब यहीं पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। व्हील डायामीटर बेटा कितना दे रहा है? 1.5 दे रहा है, और ये दे रहा है 0.15। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है 10 आपको आंसर मिल जाएगा। आप देख सकते हो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये जो फॉर्मूला है जेट रेशियो का, इससे भी कई बार छोटा सा 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे चलते हैं। पेल्टन व्हील टरबाइन है, इतना पावर जो है यूज करती है। पेल्टन व्हील टरबाइन यूज 98.1 किलोवाट वाटर पावर। तो वाटर पावर का मतलब क्या है? हाइड्रोलिक पावर आपको गिवन है, ठीक है ना। अगर मैं गिवन डेटा की बात करूं तो हाइड्रोलिक पावर यहां पर गिवन है 98.1 किलोवाट, ठीक है। एंड हैविंग द ओवरऑल एफिशिएंसी 0.7। ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में भी आपको बताया था, कितना दे रहा है? 0.7 दे रहा है। इसके बाद पूछ क्या रहा है? फाइंड आउट द पावर डेवलप्ड बाय द पेल्टन व्हील। तो फाइनल पावर हमें क्या मिल रही थी? शाफ्ट पावर, जो पेल्टन व्हील हमारी डेवलप कर रही थी। क्या रनर पावर फाइनल पावर होगी? नहीं मैम, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैम रनर से शाफ्ट में पावर ट्रांसफर होगी तो कुछ मैकेनिकल लॉसेस भी होंगे, तो रनर पावर हमारा फाइनल आउटपुट नहीं हो सकता। तो हमसे डायरेक्टली पूछा क्या गया है? हमसे डायरेक्टली पूछा गया है शाफ्ट पावर के दर्शन दो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई, क्या पढ़ा था, कैसे करेंगे। बात किसकी चल रही है? ओवरऑल एफिशिएंसी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? ओवरऑल एफिशिएंसी की बात चल रही है, ठीक है। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है? आउटपुट अपॉन इनपुट। फाइनल आउटपुट क्या है? शाफ्ट पावर है। इनपुट क्या था? हाइड्रोलिक पावर थी, ठीक है। तो ये बेटा 0.7 दिया है, ये शाफ्ट पावर पी हमें निकालना है। और ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 98.1 किलोवाट। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 1 जा 7, 8 7 जा 56, कैरी 5 हो गया, 9 7 जा 63 और 5 कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। एक 0 और एक 0 तो 68.67 किलोवाट हमारा यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन हमें देखने को मिल रहा है। 68.67 अगर हम ऑब्जर्व करते हैं बेटा तो ऑप्शन डी पर सीधा पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो एक ये हमारे पास हो गया। आगे चलते हैं। अ पेल्टन व्हील ऑपरेटिंग विद अ सिंगल नोजल हैविंग स्पेसिफिक स्पीड ऑफ 20। मतलब क्या है? पहली कंडीशन आपको दे रहा है, बोल रहा है अगर नंबर ऑफ नोजल एन क्या है? नंबर ऑफ नोजल अगर वो 1 है तो स्पेसिफिक स्पीड हमें मिल रही है 20। अब आपसे बोल रहा है द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन, what will be the specific speed of the turbine if the turbine is operating with 4 nozzle। सेकंड कंडीशन बेटा क्या दे रहा है? सेकंड कंडीशन दे रहा है कि अगर नोजल की संख्या बढ़ा दी जाए तो स्पेसिफिक स्पीड कितनी हो जाएगी। देखो नोजल की संख्या बढ़ाओगे तो पावर क्या होगी? n टाइम्स हो जाएगी। मतलब अगर एक नोजल था तो एक पावर थी, 2 नोजल 2 पावर, n नोजल तो n पावर। तो आपको भी पता है कि ns जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट पावर के, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट n के, ठीक है। तो ये एक चीज बेटा आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब इसी से 2 कंडीशन बना लो, ns2 बाय ns1 इज इक्वल टू दी अंडर रूट n2 बाय अंडर रूट n1, ठीक है। अब देखो जी यहां पर ध्यान से समझियो,
NH2 हमें निकालना है तो हम इसको ऐसे ही रख देंगे। NS1 कितना दे रहा है, 20 दे रहा है। N2 कितना है, √4 है। N1 कितना है, √1 है। तो 4 से 2 बाहर आ जाएगा, 20 इधर रखा है, तो आपको यहाँ पर 40 की स्पेसिफिक स्पीड देखने को मिल जाएगी। 40 की स्पेसिफिक स्पीड आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब पेल्टन व्हील डेवलप 6000 किलोवाट पावर डेवलप कर रहा है। पेल्टन व्हील अंडर अ हेड ऑफ 100 मीटर हैज अ डिस्चार्ज ऑफ 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड, फाइंड द ओवरऑल एफिशिएंसी। तो ध्यान से समझिए, पेल्टन व्हील डेवलप कर रहा है, इतना पावर मिल रहा है, तो कौन सा पावर होगा, शाफ्ट पावर होगा। शाफ्ट पावर होगा, कितना दे रहा है, 6000 किस में दे रहा है, किलोवाट में दे रहा है। इसके अलावा क्या क्या दिया हुआ है, हेड दिया हुआ है 100 मीटर का। डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है बेटा, डिस्चार्ज दिया हुआ है 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड। डेंसिटी भी अगर लिखना चाहो तो होगा तो ये वाटर ही, तो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आप यहां पर लिख सकते हो। ओवरऑल एफिशिएंसी आपसे पूछी गई है, हम जानते हैं कंडीशंस को। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है बेटा, ये होती है आउटपुट शाफ्ट पावर इनपुट हाइड्रोलिक पावर। आउटपुट शाफ्ट पावर, हाइड्रोलिक पावर का फॉर्मूला क्या था, ρQg/H। ठीक है, अब यहीं से आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो। शाफ्ट पावर तो सीधा 6000 किलोवाट दी है बेटा। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हो, 6000 × 10⁻³ वाट कर सकते हो। रो कितना है, 10⁻³ है। क्यू कितना है, 8 है। जी कितना है, 10 है। एच कितना है, 100 है। ठीक है, अब देखो जरा, अगर आप यहां पर कट करोगे तो 3 3 कट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये 3 0, ये और ये 3 0 आपस में कट जाएंगे, तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 2 3 = 6, 2 4 = 8। तो ये 3/4 आ रहा है, पॉइंट लगाओ, 0 बड़ा 4 7 = 28, 4 5 = 20, 0.75 बेटा बोल लो, या आप 75% भी बोल सकते हो। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मगर हाँ, अगर आपने क्लास को अच्छे से नहीं करा होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम फेस करने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पेल्टन व्हील टर्बाइन वर्क्स अंडर अ हेड ऑफ 20 मीटर। ठीक है, यहां पर मैं गिवन डेटा लिखती हूं, हेड दे रहा है 20 मीटर। स्पीड रेशियो दे रहा है, स्पीड रेशियो को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया था, KU से। कितना दे रहा है, 0.45। ठीक है, इसी के साथ व्हाट इज दी पेरिफेरल और बकेट स्पीड, मतलब U की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है भाई, बहुत ही आसान सा सवाल है बेटा। देखो कैसे करेंगे, पहले हम अपना डब्बा बना लेते हैं और बात करते हैं स्पीड रेशियो की। स्पीड रेशियो का बेटा हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, हमने फॉर्मूला बनाया था KU = U/√2GH। ठीक है, U हमें निकालना है। KU बेटा कितना दे रहा है, KU दे रहा है 0.45। ठीक है, इसी के साथ हाइड्रोलिक नहीं, नेट हेड कितना दिया है, 20 दिया है, तो ये हो जाएगा 2। G की वैल्यू मैं 10 ले लेती हूँ इजी कैलकुलेशन के लिए, 20, तो ये 20 बाहर आ जाएगा, 45 दूनी 90 हो गया। ठीक है, और एक 0 लग जाएगा, तो 9 मीटर प्रति सेकेंड आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है, करके देखिएगा, आप आसानी से आंसर निकाल पाओगे। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। द डिग्री ऑफ रिएक्शन इज 0। कौन सी टरबाइन के लिए डिग्री ऑफ रिएक्शन 0 होगा, बताया था। ठीक है, डिग्री ऑफ रिएक्शन अगर हम देखें तो फॉर्मूला था प्रेशर एनर्जी चेंज। अगर प्रेशर के टर्म में बात करें, प्रेशर एनर्जी चेंज। ठीक है, प्रेशर एनर्जी चेंज, और डिवाइडेड बाय क्या था बेटा, डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी चेंज। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी चेंज। देखो टोटल एनर्जी चेंज, अब आप खुद सोचो, इंपल्स टरबाइन में क्या कोई प्रेशर का चेंज हो रहा था, नहीं हो रहा था मैम, प्रेशर का कोई चेंज नहीं था, पूरा का पूरा खेला एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर चल रहा था। तो अगर मैं इंपल्स टरबाइन की बात करूं, इंपल्स टरबाइन एग्जाम्पल क्या है इसका, पेल्टन टरबाइन है, इसमें ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है, इनलेट पर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, नो प्रेशर चेंज, नो
प्रेशर चेंज, कोई भी प्रेशर चेंज आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। और अगर कोई प्रेशर का चेंज हो नहीं रहा है तो कोई प्रेशर एनर्जी का चेंज भी नहीं होगा, उस केस में डिग्री ऑफ रिएक्शन आपको 0 देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी आसानी से सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इन अ 2 जेट पेल्टन व्हील वर्किंग एट फुल लोड, ईच नोजल gives a 10 centimeter diameter of the jet. If the load is suddenly reduced to 49%, then the altered diameter आपको यहां पर बताना है। देखो, लोड का किससे रिलेशन है? पावर से रिलेशन है। फुल लोड का मतलब क्या होता है कि जो पावर प्लांट है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, वो पूरा फुल रन कर रहा है, मतलब मैक्सिमम पावर को डेवलप कर रहा है। ठीक है ना, इस समय वो पूरी फुल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो इसी तरीके से आप अगर देखोगे तो फुल लोड का मतलब क्या है? एट फुल लोड मान लो पावर हमें P मिल रही है, ये पावर हमने कब मानी है? जब लोड हमारा फुल हो। अब जब लोड रिड्यूस होगा 49% तो पावर भी रिड्यूस हो जाएगी। 49% मिल गया ना, रिड्यूस टू 49% मतलब 51% यहां पर क्या हुआ है? लॉस हुआ है। मतलब लोड रिड्यूस हो गया है तो पावर भी रिड्यूस हो गई है, सिर्फ 49% बचा है, मतलब 0.49 टाइम्स ऑफ P बचा होगा। जब लोड कितना रिड्यूस हो गया? लोड रिड्यूस टू 49%। जब लोड 49% रिड्यूस हो गया तो पावर इतनी मिल गई। अब देखो बेटा, यहां पर अल्टर डायमीटर जेट का हमें बताना है। पहला डायमीटर हमें दिया है तो हमें देखना पड़ेगा कि पावर और डायमीटर में आखिरकार रिलेशनशिप क्या है। और ये जो डायमीटर है दैट इज द डायमीटर ऑफ द जेट। तो आप देखो जरा, रो क्यू जी इंटू एच होता है, ये हो जाएगा रो क्यू की जगह रख दो AV G इंटू एच। एरिया में D स्क्वायर छुपा होगा, π/4 D स्क्वायर। तो आप देख सकते हो पावर और डायमीटर का जो रिलेशन है वो ये दिया हुआ है। ठीक है, पावर और डायमीटर का जो रिलेशन है वो आपका ये दिया हुआ है। अब ध्यान से समझियो, यहां पर 2 कंडीशन है। हम बनाएंगे P2 बाय P1 इज इक्वल टू दी D2 स्क्वायर बाई D1 स्क्वायर। ठीक है, P2 क्या है? 0.49 टाइम्स ऑफ P। P1 क्या है? P है। D2 हमें बेटा निकालना है यहां पर, और D1 क्या है? 10 का स्क्वायर है। तो आप देख सकते हो ये P से P कट जाएगा, 10 स्क्वायर इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49। रूट से बाहर क्या आएगा? 7 मीटर आ जाएगा। रूट से बेटा बाहर क्या आएगा? 7 मीटर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो पहले नहीं, मीटर में नहीं आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि आपने पहला वाला डायमीटर भी सेंटीमीटर में रखा है। सो यू विल गेट 7 सेंटीमीटर आंसर। अगर पहला वाला डायमीटर मीटर में होता तो हमें मीटर में आंसर मिलता, पहला वाला डायमीटर mm में होता तो हमें mm में आंसर मिल जाता। अब बात कर रहा है द डायमेंशन ऑफ द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन, तो लिखाया है, डायरेक्ट आंसर करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी इन द केस ऑफ द पेल्टन व्हील, मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला बनवाया था एफिशिएंसी का। कौन सी एफिशिएंसी? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। 2 टाइम्स ऑफ U/V1, फिर ब्रैकेट में था 1 माइनस U/V1, और फिर ब्रैकेट में था 1 प्लस K cos बीटा 2। यही तो फॉर्मूला था। अब देखो, हमने सीखा था कि U/V1 की वैल्यू कितनी हो जाए? 0.5 हो जाएगी जब हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए होगी। डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू निकाली थी। पुट कर दो बेटा, ये हो जाएगा 0.5, 2 रखा हुआ है 2 रख दो, 1 माइनस 0.5 को 1/2 लिख देते हैं, 1 प्लस K cos बीटा लिख दो। मान लेते हैं यहां पर कोई कांस्टेंट की वैल्यू तो दी नहीं है, लेट अस कंसीडर K की वैल्यू 1 है, तो ये तो 1 हो जाएगा। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मैक्सिमम वाली कितनी आ जाएगी? 1 प्लस cos बीटा 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन भी आपका मैच भी कर जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना वो नोट से ही बनेंगे। आप एक बार नोट्स को अच्छे से याद कर लो तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। अब बोल रहा है 2 पेल्टन व्हील है, एक व्हील ए है एक व्हील बी है, सेम स्पेसिफिक स्पीड है। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है हाईलाइट करो। सेम स्पेसिफिक स्पीड आर वर्किंग अंडर सेम हेड। स्पेसिफिक स्पीड सेम है, हेड सेम है। ए प्रोड्यूस करता है इतने किलोवाट पावर इतने आरपीएम पर, इतने किलोवाट पावर बी प्रोड्यूस करेगा कितने आरपीएम पर, यह पूछा गया है। तो देखो बेटा, बहुत आसान सा सवाल है। सबसे पहले तो आपको स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। NS इज इक्वल टू दी N अंडर रूट P H की पावर 5/4। ठीक है, A और B, A और एंड B, ठीक है, दोनों की स्पेसिफिक स्पीड और हेड सेम है,
तो हमको समझ आ रहा है n अंडर रूट पी ए का बराबर होगा n अंडर रूट पी बी का, ठीक है ना। इसको इधर भेज दो और ये दोनों का प्रोडक्ट भी फिर क्या होगा, सेम ही होगा ए बी का। तो ए का n अंडर रूट पी, बी के n अंडर रूट पी के बराबर होगा। ए की कंडीशन क्या है, 1000 आरपीएम पर कितनी पावर, 400 किलोवाट। अब आपसे पूछ रहा है कि 100 आरपीएम पर, नहीं, अब आपसे पूछ रहा है कितना आरपीएम मिलेगा अगर पावर 100 किलोवाट हो, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो बेटा, यहां से 10 बाहर आएगा, एक काट देगा, 20 यहां से बाहर आएगा, तो आपको 2000 आरपीएम आंसर देखने को मिलेगा। कैलकुलेट कर लो बेटा, आपको 2000 आरपीएम आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसको देखो जरा, एक सिमेट्रिकल ब्लेड दी है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। अगर ये आपको विजिबल ना हो, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूं। कितना दे रहा है, 100 न्यूटन, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। अब आपसे बोल रहा है द मास फ्लो रेट ओवर द वेन 5 किलोग्राम प्रति सेकंड है, ठीक है। वेलोसिटी v 20 मीटर प्रति सेकंड है। आपसे पूछा क्या गया है, निकालना क्या है, यहां पर निकालना है आपको एंगल अल्फा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो बेटा। अगर आपने इंपैक्ट ऑफ जेट अच्छे से सीखा है तो आप ये भी आसानी से कर पाओगे, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले तो मैं आपको एंगल की अंडरस्टैंडिंग देती हूं। एंगल की अंडरस्टैंडिंग लो, ठीक है। देखो ध्यान से, इधर से फ्लूइड एंट्री कर रहा है अल्फा एंगल पर और इधर से फ्लूइड एग्जिट कर रहा है सेम अल्फा एंगल पर। तो अल्फा पहले हम क्या करते हैं, एंगल दिखा देते हैं हॉरिजॉन्टल से। आप खुद सोचो बेटा, अगर ये हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा है तो ये लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा होगा। ये एंगल अगर अल्फा क्वेश्चन में दिया है तो ये भी अल्फा होगा, और ये v वेलोसिटी है, ये भी v वेलोसिटी है, ठीक है। अब आप खुद सोच के देखो, अगर जेट इसके ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है, तो ये जेट के ऊपर, मतलब जो प्लेट है, ये जो कर्व्ड प्लेट है, ये जेट के ऊपर कितना फोर्स लगाएगी, 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। बिकॉज न्यूटन का तीसरा सिद्धांत बोलता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वही चीज करिए, इधर का दे रहा है, उसके ऑपोजिट का ले लिया है। क्यों, क्योंकि जनरली हम जब भी मोमेंटम इक्वेशन लगाते हैं तो फ्लूइड के ऊपर ही लगाते हैं, तो फ्लूइड पर आने वाले फोर्स को मैंने यहां पर कंसिडर करा है, ठीक है। फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, जिसके कारण मैं वेलोसिटी के सारे कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लूंगी। ये भी मिलेगा v cos अल्फा, ये भी मिलेगा v cos अल्फा, ठीक है। नाउ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। सेकेंड लॉ से बेटा बात करते हैं, क्या मिलेगा, समीशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, मास फ्लो रेट, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो बेटा, फोर्स माइनस का 100 मिल रहा है, मास फ्लो रेट कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है मास फ्लो रेट 5 किलोग्राम प्रति सेकंड, 5 रख दो। फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव में मिल रही है, माइनस का v cos अल्फा। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव में x में मिल रही है, माइनस ऐसी रखो, प्लस का v cos अल्फा आ जाएगा। तो यहां से ये बन गया 5 2 10 20 इज इक्वल टू दी, ये हो गया 2v cos अल्फा, ठीक है। अब देखो v की वैल्यू कितनी दी है, 20 मीटर प्रति सेकंड, ये भी रख दो बेटा। तो ये 20 हो गया, ये हो गया 2 इंटू 20 cos अल्फा, ठीक है। तो cos अल्फा मुझे क्लियरली दिख रहा है, कितना आ जाएगा, 1/2, यानी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, क्योंकि 1/2 60 डिग्री पर ही मिलता है अगर हमारा एंगल कोसाइन है, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे चल के देखते हैं भाई और कुछ। व्हाट डज आयलर इक्वेशन टर्बो मशीन रिलेट, बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई। अगर आप आयलर इक्वेशन देखोगे तो हमने आयलर इक्वेशन क्या पढ़ी थी, आयलर्स इक्वेशन, आयलर इक्वेशन थी P बराबर सिंपल मास फ्लो रेट v ओमेगा 1 u1 माइनस v ओमेगा 2 u2, ठीक है। और एक इक्वेशन पढ़ी थी P बराबर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाई 2 प्लस u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बाई 2 प्लस v_r2 स्क्वायर माइनस v_r1 स्क्वायर बाई 2, और इधर मास फ्लो रेट लिख देते हैं क्योंकि जगह नहीं बची है, तो बात वही है, चाहे उधर डिवीजन में रख दो,
इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में यही आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे क्या है, हेड ही तो दिए हैं, कुछ काइनेटिक हेड है, कुछ प्रेशर हेड है। तो इधर तो हेड रखा हुआ है और इधर क्या रखा हुआ है, पावर रखी हुई है। इधर क्या रखा हुआ है, पावर रखी हुई है। तो ये किसका रिलेशन दे रहा है, हेड और पावर का ही तो रिलेशन दे रहा है, हेड और पावर का ही तो रिलेशन बेटा यहां पर दे रहा है, ठीक है। तो याद रखना है इसको। अब यहां पर देखो इस सवाल को, वाटर जेट एरिया इतना दे रहा है, इश्यूज फ्रॉम अ नोजल, ये नोजल से निकलने वाले जेट की वेलोसिटी है, इज मेड इम्पिंजेस परपेंडिकुलर ऑन अ प्लेट दैट मूव्स अवे विद द जेट वेलोसिटी 5 मीटर प्रति सेकेंड। बहुत आसान सा सवाल है। देखो जेट वेलोसिटी 15 मीटर प्रति सेकेंड, प्लेट परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी दे रहा है 5 मीटर प्रति सेकेंड, इसी के साथ एरिया दे रहा है 0.015 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपसे बोल रहा है द फोर्स ऑन द प्लेट। बहुत आसान सवाल है। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू दी रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर। आंसर किस में करना है, किलो न्यूटन में। तो ये 1000 हो गया, ये कितना है 0.015, उसके बाद 15 माइनस 5 ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। 1000 से डिवाइड दे दो ताकि किलो न्यूटन में चेंज हो जाए, ये 100 आएगा। तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, देख लो भाई, 15 माइनस 5 ये मीटर स्क्वायर है ना। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर हो गया है, ये भी मीटर स्क्वायर में रखा हुआ है, ठीक है। ठीक है भाई, एरिया भी रख दिया है 15 माइनस 5 मीटर प्रति सेकेंड, रो ए वी स्क्वायर, सारी चीजें तो ठीक लग रही है मुझे, बट आंसर कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं भाई क्या प्रॉब्लम आ रही, ठीक है। हाँ ठीक है, आंसर जो है ना बेटा ये किलो न्यूटन में नहीं होगा, न्यूटन में होगा, ठीक है। देखो न्यूटन में ही आंसर आएगा, वरना फिर आएगा ही नहीं है, मैच ही नहीं करेगा कोई भी ऑप्शन। इसको न्यूटन में ही निकालो, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा 1.5 इंटू 1000, ठीक है। तो एफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 किलो न्यूटन, नहीं किलो न्यूटन नहीं, न्यूटन। तो आंसर आपका 1500 न्यूटन के आसपास आएगा। इसको किलो न्यूटन में चेंज करोगे तो 15 होना चाहिए, तो ये हटा दो, ये हटा दोगे तब ए हो जाएगा, या तो एक 0 बढ़ा दो तब हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करने वाला। अब देखो द ग्रॉस हेड अवेलेबल एट द हाइड्रोलिक पावर प्लांट इज 100, क्या दे रहा है, Hg, ग्रॉस हेड की बात कर रहा है ना, 100 मीटर। द यूटिलाइज्ड हेड इन द रनर ऑफ द हाइड्रोलिक टर्बाइन इज 72, ये यूटिलाइज्ड हेड है, कितना दे रहा है 72 मीटर। इफ द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द टर्बाइन इज 90%, द पाइप फ्रिक्शन हेड इज एस्टिमेटेड टू। आपसे बोल रहा है कि अगर टर्बाइन की एफिशिएंसी 90% है तो एस्टिमेटेड फ्रिक्शन हेड कितना होने वाला है, ठीक है भाई। कैसे निकालेंगे इसको, सॉल्व कैसे करेंगे, सोच के थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश करते हैं भाई, ठीक है। देखो ग्रॉस हेड हमें दिया हुआ है, एच की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है, मगर साथ ही साथ उसने बोल दिया है कि जो एफिशिएंसी है हाइड्रोलिक वाली, ठीक है, वो कितनी है, वो आपकी दे रहा है यहाँ पर 90%, 90% ही तो दी है, 90%, हाँ 90% दी है। अब आपसे बोल रहा है कि लॉसेस कितना होगा। अब आप खुद सोच के देखो, अगर 90% एफिशिएंसी है तो ये हेड भी कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। कैसे, देख लो भाई, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हो जाएगी आउटपुट अपॉन इनपुट ना, आउटपुट में जो हेड मिला वो और इनपुट में जो हेड मिला। देखो यहां पर जो एफिशिएंसी है ना वो हेड के टर्म में ही आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। मतलब क्या है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जनरली होती है रनर पावर अपॉन हाइड्रोलिक पावर, यही तो होती है, रनर पावर अपॉन हाइड्रोलिक पावर, ठीक है। तो रनर पर जो हमें मिल रही है, रनर पर जो हमें मिल रही है उससे रनर वाला मतलब हेड मिलेगा, और जो इनपुट पर मिल रही है उससे हमको नेट हेड यहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एच नेट निकाल लो जरा। उसने बोला है कि रनर पर जो मिल रही है वो 72 है डिवाइडेड बाय 0.9। देखो जो नेट हेड होगा वो हेड अवेलेबल एट द इनलेट होगा ना, वो नेट हेड है, मगर ये वाला जो हेड दे रहा है ये बोल रहा है द यूटिलाइज्ड हेड बाय द रनर 72%, 72 सॉरी, तो ये नेट हेड नहीं है, ये यूटिलाइज्ड है। मतलब रनर पर जो पावर मिल रही है उसमें जो हेड इन्वॉल्व होगा वो ये एच है। हमें तो इनलेट पर नेट हेड देखना है, इनलेट पर ग्रॉस हेड हमें 100 दिया हुआ है, तो
आपको समझ आ रहा होगा कि मैम रनर पर जाने के बाद तो हेड कम ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे पहले फ्रिक्शनल लॉसेज हुए, फिर रनर पर लॉसेज हुए, फिर आगे जाके मैकेनिकल लॉसेज हुए, तो हेड तो लगातार घट ही रहा है क्योंकि एनर्जी घट रही है, ठीक है ना। तो यहां पर हमें नेट हेड पहले निकालना पड़ेगा। तो देखो पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 9 से 72 होता है 80 हो जाएगा। अब फॉर्मूला होता है Hg, ये नेट हेड हो गया माइनस फ्रिक्शनल लॉसेस। तो फ्रिक्शनल लॉसेस कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 80, तो यहां पर आंसर आपको मिल जाएगा 20, ठीक है। तो आंसर कितना होगा बेटा, 20 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आइलर इक्वेशन फॉर वाटर इज ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किस पर बेस्ड है, तो आपको भी पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केच रिप्रेजेंट, देखो भाई यही कप शेप आपको दिख रहा होगा बकेट टाइप का, तो इम्पल्स टरबाइन में आपका यही हो जाएगा। आइलर इक्वेशन of turbine giving energy transfer per unit mass E naught, UV represent peripheral velocity, whirl velocity, relative velocity, absolute velocity। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा फॉर्मूला एकदम सही होने वाला है, और ये जो वैल्यू दी है पर यूनिट मास दी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू दी m डॉट V ओमेगा 1 U1 V ओमेगा 2 U2। बहुत ही सिंपल है। अब ये बोल रहा है कि P बाई एम जो है वो E नॉट है, तो ये हो जाएगा U1 V ओमेगा 1 माइनस U2 V ओमेगा 2, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर आपका सीधा सीधा मैच कर जाएगा। होपफुली सारे के सारे क्वेश्चन आपने बढ़िया तरीके से पहले खुद से सॉल्व कर लिए होंगे और ये सॉल्यूशन भी आपको समझ आ गया होगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डीपीपी में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।